हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ध्रुव स्वामिनी नाटक जय शंकर प्रसाद द्वारा रचित एक ऐतिहासिक नाटक है और इस नाटक में उन्होंने समाज में स्त्री की मार्मिक दशा का चित्रण किया है कि किस प्रकार एक औरत शादी के बाद अपने पति की गुलाम बनकर रह जाती है और उसे उसकी हर जायज और नाजायज आज्ञा का पालन करना पड़ता है। उसकी पति की आज्ञा का पालन करना एक तरह से औरत का धर्म बन जाता है। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम इसी नाटक के 2 गद्यांशों की व्याख्या पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय। और सबसे पहले आज का गद्यांश मैं पढ़ती हूँ। प्रश्न स्वयं किसी के सामने नहीं आते। मैं तो समझती हूँ मनुष्य उन्हें जीवन के लिए उपयोगी समझता है। मकड़ी की तरह लटकने के लिए अपने आप ही जाला बुनता है। जीवन का प्राथमिक प्रसन्न उल्लास मनुष्य के भविष्य में मंगल और सौभाग्य को आमंत्रित करता है। उसे उदासीन ना होना चाहिए महाराज। इसमें दोस्तों शकराज कोमा से बात कर रहा है, तो कोमा उसे समझाते हुए कहती है प्रश्न के बारे में कि किस प्रकार प्रश्न मनुष्य के सामने खुद ब खुद आते नहीं हैं, बल्कि उनके लिए वो एक तरह से उपयोगी हो जाते हैं। इसके विषय में हम जानते हैं। पहले हम इसका प्रसंग पढ़ेंगे गद्यांश का। ये जो संवाद अभी हमने पढ़े, ये नाटक का जय शंकर प्रसाद द्वारा रचित ध्रुव स्वामिनी नाटक के 2य अंक से लिए गए हैं। और शकराज ने फिंगल को रामगुप्त के पास संधि प्रस्ताव लेकर भेजा था और वह अभी तक वापस नहीं आया था। इसलिए उसके मन में अनेक तरह की आशंकाएं उपज रही थी और वो उस टाइम जब उसका मन बहुत ज़्यादा अधीर हो जाता है और उसका मन चंचल हो रहा होता है, तो ऐसे में वो अपनी प्रेमिका कोमा को पुकारता है। और फिर वह शकराज जो है वो कोमा से अपनी प्रेमिका से कहता है कि इस समय मेरे मन में अनेक दुर्भावनाएं उपज रही हैं, जिसे मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता। मैं इसलिए नहीं बताना चाहता कि तुम विचलित हो जाओगी, क्योंकि आज मेरे लिए एक तरह से मरने जीने की स्थिति है। तो इसी पर कोमा अपने विचार व्यक्त करते हुए कहती है, क्या कहती है दोस्तों, व्याख्या में जानते हैं कि कोई भी प्रश्न कभी भी अपने आप पैदा नहीं होते हैं। जो भी प्रश्न होते हैं, इनको उत्पन्न करने का एक तरह से निश्चित आधार होता है और ये जब भी होते हैं उत्पन्न जब व्यक्ति उन प्रश्नों को अपने जीवन के लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी मानता है। इसलिए कोमा कहती है कि मेरे विचार में प्रश्न जीवन में कभी कभी अनिवार्य हो जाते हैं, जरूरी हो जाते हैं, इसलिए इनका उठना भी जरूरी है। कैसे? जैसे मकड़ी अपने लिए जाला बुनती चली जाती है, वैसे ही कोई भी व्यक्ति अपने लिए प्रश्न पैदा करता चला जाता है। हमें एक प्रश्न दिमाग में आता है, उसका उत्तर हम सोचते हैं, उसके साथ ही हमें दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है। विचारों की जब श्रृंखला चलती है, तब प्रश्न पे प्रश्न हमारे दिमाग में स्वयं ही उत्पन्न होते जाते हैं। लेकिन जीवन की प्राथमिकता ये प्रश्न नहीं होने चाहिए, मन में ये उथल पुथल नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये प्रसन्नता होनी चाहिए, क्योंकि यही प्रसन्नता मनुष्य जीवन के लिए मंगलमय और सौभाग्यपूर्ण होते हैं। यानी कि आज हम जितने प्रसन्न होंगे, वही आगे हमारे लिए मंगलमय होगा और हमारे सौभाग्य का सूचक होगा। यह मानवीय प्रसन्नता सदैव बनी रहनी चाहिए। हर मनुष्य को हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए महाराज। हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि उसमें कहीं भी उदासीनता के लिए कोई स्थान ना हो। अतः जो आज आपके लिए जीवन मरण का प्रश्न खड़ा हुआ है, उसे आपको जीवन मरण का प्रश्न नहीं समझना चाहिए। प्रश्न तो जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, वो हर प्रश्न हमें कोई ना कोई सुख देकर ही विदा होते हैं, ऐसा उनकी प्रेमिका कोमा का मानना है। तो दोस्तों, इसमें विशेष क्या है? भाषा सरल लेकिन संस्कृत निष्ठ है। प्रश्न की स्थिति पर चिंतन किया गया है, जीवन के उद्देश्य पर विचार है। नाटककार का मानना है कि जीवन में जो प्राथमिक प्रसन्नता होती है, वही व्यक्ति के मंगलमय भविष्य और सौभाग्य को आमंत्रित करती है। ये बात सच है दोस्तों। यदि हम प्रसन्न रहते हैं तो आगे भी हमें प्रसन्नता ही मिलेगी। मनुष्य का अपना स्वभाव होता है कि वो सुख दुख क्या अनुभव करता है, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को प्रसन्न रखने का प्रयत्न करना चाहिए। चलिए दोस्तों, दूसरा गद्यांश में पढ़ती हूँ पहले।
भूल है, भ्रम है, किंतु उसका कारण भी है। पराधीनता की एक परंपरा सी उनकी नस नस में, उनकी चेतना में ना जाने किस युग से घुस गई है। उन्हें समझकर भी भूल करनी पड़ती है। क्या वह मेरी भूल न थी? जब मुझे निर्वासित किया गया तब मैं अपनी आत्म मर्यादा के लिए कितनी तड़प रही थी और राजाधिराज रामगुप्त के चरणों में रक्षा के लिए गिरी, पर कोई उपाय चला नहीं। पुरुषों की प्रभुत्ता का जाल मुझे अपने निर्दिष्ट पद पर ही ले आया। मंदा, दुर्ग की विजय मेरी सफलता है या मेरा दुर्भाग्य, इसे मैं नहीं समझ सकती। इसमें दोस्तों ध्रुव स्वामिनी मंदाकिनी ध्रुव स्वामिनी से कहती है कि स्त्री जो है वो आज भी असहाय है, क्योंकि उसे अपने पति की हर बात माननी पड़ती है। ध्रुव स्वामिनी कहती है कि जब मेरा पति मुझे किसी दूसरे के पास भेज रहा था तब मैं उसके सामने कितना रोई, गिड़गिड़ाई, तड़पी, लेकिन उसने मेरी एक भी बात नहीं मानी, क्योंकि इस समाज में पुरुषों का ही चलता है। समाज पुरुषों की प्रभुत्ता वाला ही समाज है। चलिए दोस्तों प्रसंग जानते हैं। ये जो संवाद हमने पढ़े नाटककार जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ध्रुव स्वामिनी नाटक के तृतीय अंक से लिए गए हैं। और कोमा अब शकराज का मृत शरीर लेकर चली जाती है और मंदाकिनी से ध्रुव स्वामिनी कहती है कि स्त्री की दशा आज के समाज में असहाय है। वह पुरुषों के चरणों को इसलिए पकड़ती है कि उसको समाज में सुरक्षा प्रदान हो। इसके लिए वह असंख्य तिरस्कार भी सहन करती है, पति के हाथों हमेशा अपमानित होती है, अपनी दुर्दशा कराती है, उसकी घृणा दृष्टि भोगती है और स्त्री पति के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है, पर पुरुष की दृष्टि में उसके बलिदान का कोई भी मूल्य नहीं होता। व्याख्या जानते हैं दोस्तों। इतना तिरस्कार, घृणा और दुर्दशा सहन कर भी स्त्री क्यों पुरुषों के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करती है, इसका कारण कोमा को ध्रुव स्वामिनी बताती है और कहती है, क्या कहती है ध्रुव स्वामिनी, कि स्त्री वास्तव में, स्त्री की नस नस में उसकी जो चेतना है, उसके हर समय सोच विचार में यह बात शुरू से ही प्रवेश कर गए। ना जाने कब से बात है कि हम औरत हमेशा ये सोचती है कि वो पुरुषों के अधीन है, उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है और उसे पूरी जिंदगी पुरुष की दासी बनकर ही जीना होगा, उसके अत्याचारों को सहना होगा। चाहे फिर पुरुष उसे किसी पर पुरुष के पास ही भेज दे, पर वो किसी तरह का विरोध नहीं कर सकती। और वो जबकि ये बात जानती है कि पुरुषों द्वारा जो उस पर अत्याचार हो रहा है, उसका पति जो उस पर अत्याचार कर रहा है वो गलत है, उसे इन सब का विरोध करना चाहिए, पर वो ऐसा नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती दोस्तों? शुरू से ही समाज में आदमी कमाता आया है और औरत घर संभालती आई है, तो औरत को अपनी हर ज़रूरत के लिए आदमी पर ही निर्भर रहना पड़ता है। और यदि वो ऐसे में अपने पति से अलग हो जाती है तो उसके सामने आर्थिक जीवन यानी कि सबसे बड़ी मुसीबत पैसों की आ जाएगी। उसे लगता है कि पुरुष के बिना उसकी कोई गति नहीं, उसे पुरुष की दासी बनना ही पड़ेगा और उसकी ठोकरें खाते हुए अपनी ज़िंदगी बितानी होगी। और ये जो भूल है वो हर स्त्री अपनी ज़िंदगी में हमेशा ही करती है। उसे इस बात को रोकने के लिए अपने आप ही अपने जिससे उसकी शादी हो रही है उसके बारे में पता करना चाहिए, ऐसा मंदाकिनी का मानना है। विवाह करने से पूर्व यदि वो अपने पति के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर ले तो उसे उसके लिए सही रहेगा और उसे इस सिलसिले में किसी पर विश्वास भी नहीं करना चाहिए। ध्रुव स्वामिनी कहते कि मैंने ऐसा नहीं किया जिसका दंड मैं आज भोग रही हूँ। रामगुप्त ने शेखर स्वामी के साथ मिलकर शकराज की अंगशायनी बनने के लिए मुझे विवश किया, उसके पास मुझे भेजा और मैंने कितने हाथ पांव मारे थे अपनी मर्यादा बचाने के लिए, लेकिन उस रामगुप्त के समक्ष मैंने इतनी अनुनय विनय की, उसके चरणों में भी लौटी, लेकिन कोई उपाय नहीं चला और मुझे शकराज के लिए उपहार की वस्तु बनना ही पड़ा, क्योंकि मैं पुरुषों के स्वामित्व वाले जाल में फंस ही गई। क्योंकि उसकी सत्ता चल रही है, उसने मुझे कहा कि तुम्हें वहाँ जाना है तो मैं गई, क्योंकि मेरे सामने और कोई उपाय था ही नहीं। तो क्या इन सब से ये जाहिर नहीं होता कि स्त्री पर पुरुष का आधिपत्य अनादिकाल से हमेशा से हो रहा है, प्राचीन समय से, और नारी हमेशा उसके प्रभुत्व पाश में फंसकर अपने अस्तित्व को खोती रहती है। मंदा शंकराज का वध कर
दुर्ग पर विजय तो हमने प्राप्त कर ली है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि इस विजय को मैं अपनी कामयाबी समझूं या बदनसीबी। मैं तो उस राजा की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अब मैं उसके लिए क्या रह गई हूँ? अब वह मेरा पति नहीं रहा। उसने तो मुझे शकराज की कामांधता यानी कि उसके पास भेज दिया। ऐसा लगता है कि जैसे घृणा साकार रूप धारण कर मुझे अपने में निगल लेना चाहती है। और अब जब मैं रामगुप्त को अपने अयोग्य मान अपने हृदय में कुमार चंद्रगुप्त के प्रति अनुराग में डूब रही हूँ, क्योंकि मुझे चंद्रगुप्त से प्यार है। और अब जब उसने मेरे पति ने ही मुझे दूसरे के पास भेज ही दिया, तो मैं उससे अब नफरत करती हूँ और चंद्रगुप्त को ही अपना सब कुछ मानती हूँ। और मुझे ये भी नहीं मालूम, ध्रुव स्वामिनी कहती है कि क्या ये मैं पाप कर रही हूँ? मंदा, क्या तुम्हें भी लगता है कि चंद्रगुप्त के प्रति जो इस टाइम मेरे मन में प्रेम है वो मेरे मन का पाप है? क्या ये मैं मानसिक पाप कर रही हूँ? मतलब औरत को अभी भी इतना सब कुछ होने पर भी ध्रुव स्वामिनी को लग रहा है कि वो चंद्रगुप्त के बारे में सोचकर शायद कहीं कुछ पाप तो नहीं कर रही, जबकि उसके पति ने तो उसे किसी और की पास भेज दिया था। उसके रोने गिड़गिड़ाने का भी, ध्रुव स्वामिनी के इतनी विनती करने का भी शकराज पर कोई असर नहीं पड़ता। दोस्तों, विशेष क्या है इस गद्यांश में, ध्रुव स्वामिनी के माध्यम से नाटककार ने नारी की दुर्दशा का चित्रण किया है कि किस तरह एक नारी को सब कुछ सहना पड़ता है। वह पति पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करती है, लेकिन फिर भी पति से घृणा प्राप्त करती है। पति के कठोर शासन व अत्याचार के समक्ष उसकी एक नहीं चलती। साथ ही साथ दोस्तों, इसमें जो अभी हमने गद्यांश पढ़ा, इसके संवाद भावुकतापूर्ण है, बड़े भावुक है और भाषा संस्कृत निष्ठ है। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हमने जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ध्रुव स्वामिनी नाटक के 2 गद्यांशों की प्रसंग सहित व्याख्या पर चर्चा की। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उनको सुनने के लिए आपको मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।